ये है ओपी बाबा का मंदिर, लेकिन अब इसको सर्वधर्म स्थल कहते हैं। इस मंदिर से कई जयकारे और कई आवाजें सुनने में आती हैं। इसी मंदिर में जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, वाहेगुरु जी दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, या फिर हेल मैरी मदर ऑफ गॉड, जिस जवान का जो धर्म, वो जाके अपने भगवान की पूजा करता है। लेकिन मंदिर के अंदर एक आवाज सबसे ऊंची गूंजती है, वो आवाज है जय हिंद की। यह है कहानी सियाचिन ग्लेशियर की। मैं मेजर गौरव आर्या आपको ले चलता हूं एक ऐसे सफर पे जो सफर आपने कभी नहीं करा होगा। यह सफर है सियाचिन ग्लेशियर का, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। दोस्तों, मेरे साथ हैं कुछ ऐसे फौजी जो एक्चुअली सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड थे, वो नीचे आ गए हैं। उनकी कहानियां मैं आप तक लेकर आऊंगा, उनसे कुछ सवाल पूछूंगा और वो आपको बताएंगे कि जीवन कैसा होता है दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध स्थल में। हाउ इज लाइफ इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। साहब, आपका नाम साहब? सूबेदार दानराज। जी सर। और एसएम रेजिमेंट से आपका ताल्लुक है? जी सर। साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून से सर। अच्छा, तो साहब आप सियाचिन में थे? जी सर। आप जब यहाँ से गए, आपने क्या तैयारी करी? सर, जब हम सियाचिन जाने से पहले सबसे पहले तो हमारा जो क्लाइमेटेशन है जी, तानसे से हम लोग प्रतापपुर आए, वहाँ 6 दिन का क्लाइमेटेशन किया। उसमें सब कुछ बीपी, SpO2, कोलेस्ट्रॉल, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स का मतलब हमारा मेडिकल हुआ जी। वहाँ से फिट होने के बाद फिर हम आए यहाँ बेस कैंप। तो साहब मुश्किल थी यहाँ पे ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मुश्किल थी, लेकिन वो अपने लिए है और अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने साथी की जान बचाने के लिए। जी 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 सर। अच्छा। प्लस देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा के लिए। तो ये सब काम हुआ, उसके बाद आप सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर आप ग्लेशियर गए? जी जी सर। और आप ही के साथ, आप ही के रेजिमेंट में ये हैं नायब सूबेदार गोविंद्र बोरो। जी सर। आप साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं असम तेजपुर का। आप तेजपुर के? तेजपुर असम के। साहब आप बताइए, आप जब जा रहे थे यहाँ से ग्लेशियर, ठीक है, रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम हुई? रास्ते में इसे टाइम, कितना टाइम लगा आपको? हमको यहाँ पर बेस कैंप से लेकर कैंप 1 जाना पड़ता है। हाँ। जो कि कम से कम 3-4 घंटा करीब में पूरा करना पड़ता है जी। तो उस पर हम बीच में ब्रेक करते हैं। हाँ। क्योंकि हर जवान, वैसे सबका पास लूट होता है। हाँ। लूट लेकर हम चलते हैं तो थकाउट होता है, तो इसी का कारण से बीच में कभी रुक कर हम चलते रहते हैं। तो साहब पूरा टाइम कितना लगा यहाँ से पोस्ट पहुँचने में? हमने यहाँ से गया था 9 दिन का अंदर पूरा किया है सर। अच्छा, आप 9 दिन में अपनी पोस्ट पहुंचे। किसी को 20 दिन भी लगते हैं, किसी को कम लगते हैं। आप 9 दिन चलने के बाद अपनी पोस्ट पहुंच गए? जी सर। अच्छा, अब मैं आता हूँ दिगंता सैकिया। हवलदार दिगंता सैकिया। अच्छा, हवलदार दिगंता सैकिया, आप कौन सी रेजिमेंट के हैं? मैं आसाम रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ साहब। अच्छा, आप जब ग्लेशियर पहुंचे तो आपको कितना टाइम लगा? आपको भी 9 दिन लगे कि ज्यादा लगे? मुझे ज्यादा लगा है। हाँ। हम बेस कैंप से लेके मेरा जो पोस्ट है, मैं फॉरवर्ड का जो हमारा 4 कॉम्प्लेक्स है उनमें से एक है काजीरंगा कॉम्प्लेक्स। हाँ। जहाँ में मैंने 110 डेज का ड्यूटी करके वापस आया हूँ। तो आपको टाइम कितना लगा पहुंचने में? वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 11 दिन लगा। अच्छा, 11 दिन लगा। और बीच में क्या क्या दिक्कतें आई आपको? बीच में हमें अलग अलग प्रकार का कोई ग्रेडियंट का आइसॉल मिलते हैं। इसका अलावा क्रेवास, एवलांच, इन मुसीबतों को देखते हुए हमें चलना पड़ता है। तो ये सब मुसीबतें आपके सामने आई और आपने मुसीबतें पार करी? जी हाँ। साथियों का साथ भी रहा, तो एक साथ मिलके हो गया? जी हाँ। थैंक यू दिगंता सैकिया, थैंक यू। और दोस्त, आपका नाम? किसान बर्मन। अच्छा, आप असम रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूँ मैं। जी, असम रेजिमेंट के आप? हाँ। आप एक बात बताइए, पोस्ट में खाना क्या प्रॉब्लम हुई? खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ फ्रेश रेशन आते हैं तो हम उसको काफी देर तक उबलना पड़ता है। हाँ। उसके बाद हम उसको जो भी फ्राई है या कुछ बॉइलिंग करके खाना पड़ता है उसमें। किशन बर्मन, एक अंडा उबालने में कितना टाइम लगता है सियाचिन में? अंडा उबलने में लगभग हमको 3 से 4 घंटा लग जाता है। 3-4 घंटे में एक अंडा उबल जाता है? हाँ, उबल जाता है सर। अच्छा, और मेहनत भी बहुत लगती है? मेहनत भी काफी मेहनत है उसमें। चावल पकाने के लिए भी लगभग हमको 1.5 से 2 घंटा लगता है। अच्छा, और बाकी सब्जियां वगैरह पकाने में? सब्जियां भी हम बॉइलिंग करने के बाद ही उसको हम जो भी फ्राई करते हैं या कुछ हम अलग से बनाना चाहते तो बॉइलिंग करने के बाद ही हम बनाते हैं। सब्जियां बिल्कुल पत्थर हो जाती हैं? हाँ, पत्थर हो जाते हैं उसमें। अच्छा, और अगर किसी को फेंक के मारा तो चोट लग सकती है उसको? लग सकती है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सूबेदार संजीव कुमार साहब, डोगरा रेजिमेंट से। अच्छा साहब, आप जब थे पोस्ट में कितने लोग थे आपके सियाचिन में? मेरे साथ कुल मिला के 7 लोग थे। 7 लोग थे। आप कमांडर थे? जी सर। तब एक बात बताओ, वहाँ पे -40 -50 हिसाब ही नहीं, टेम्परेचर कितना गिरे कुछ पता नहीं लगता। और वैसे भी जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, -20 के बाद तो वैसे भी पता नहीं लगता, -30 -40 सब सुन्न हो जाती बॉडी अपने आप। आपने मोरल कैसे मेंटेन करा? जो जज्बा है, जोश है, वो अपनी टीम का कैसे करा? एक तो जो मेरे साथ जवान थे, 7 जवान जी, इनके तो हम एक वीक के अंदर 2 या 3 बार घर में बात करवाना की। अच्छा। और दूसरा आपस में कोई मनोरंजन के साधन, जैसे कोई गेम वगैरह करके, प्लेइंग कार्ड हो गया, कैरम बोर्ड, ये सब खेल के टाइम पास करते थे। मूवी देखना, आपस में बातचीत करके इनका जवानों का मोरल अप रखते थे, आपस में बातचीत करके। तो थोड़ा सा वो, क्योंकि लोग शायद ये समझ ना पाए, हमारे दर्शक हैं, समझ ना पाए कि 18, 19, 20, 21, 22 हज़ार फुट पे वो एक अलग दुनिया है साहब, है ना? एक अलग दुनिया है जिसका एक आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता कि इतनी अलग दुनिया है। वहाँ पे अपना दिमाग सीधाई में रखना, यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर सब ठीक ठाक आ गए भगवान की दुआ से सब, है ना? बहुत बढ़िया। जो 7 जवान मेरे साथ गए थे, बिल्कुल ठीक ठाक वापस, 7 के साथ वापस आ गए। और एज कमांडर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आप अपनी टीम को सुरक्षित वापस ले, है ना साहब? थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सूबेदार रंजीत सिंह साहब। नायब सूबेदार रंजीत साहब, डोगरा रेजिमेंट साहब। ठीक है। अच्छा, आपकी पोस्ट में कितने बंदे थे सर? मेरे पोस्ट में सर मैं एक था और 10 अदर रैंक्स मेरे साथ थे सर। अच्छा जी सर। तो आपकी पोस्ट की हाइट क्या थी? मेरी पोस्ट की हाइट सर 20,300 हाइट थी सर। अच्छा, प्रयाग पोस्ट थी सर। अच्छा, 20,300 की हाइट पे आप थे। और सबसे कम टेम्परेचर कितना था? सबसे कम -70 70 जाता था सर। -70? जी सर, इससे भी नीचे जाता था, मतलब -70 75 के करीब जा चुका है। जी सर। तो -70 75 में जी सर कैसा लगता है? मैंने कभी देखा नहीं। जी सर। मैंने -35 देखा होगा। जी सर। उसके आसपास जब मैं ILT में था। जी सर। लेकिन ये -70 तो अलग ही स्टोरी है। ये क्या है? -70 में सब हमारे जो सोल्जर रहता है सब, हमारे जो इंडियन आर्मी ने स्पेशल इक्विपमेंट दे रखा है सब जी। एक तो उससे जो सोल्जर है उससे कॉन्फिडेंस रहता है सब जी। जो हमारे को सोल्जर जो दे जाता है, इक्विपमेंट दे जाता है, स्पेशल इक्विपमेंट होता है सब हमारे पास। हर एक चीज़ होता है हमारे, नीचे से लेकर ऊपर तक सब, पाँव से लेकर पूरा होता है, पूरे बॉडी को ढकने के लिए होता है। और पूरा जो अच्छा इक्विपमेंट है सब, वो उस इक्विपमेंट की वजह से सब हमारे जवान जो है -70 75 डिग्री में जो है ऑपरेट करते हैं सब। पर जब आप, जैसे आपका जो पोस्ट है जी सर, या FRP होगा या कुछ होगा, जी सर, आप उससे बाहर निकल गए। जी सर। लगातार आंधी तूफान? लगातार बहुत आंधी चलती है सब, मतलब। और हफ्ता चलती, जब चलती है हफ्ता चलती है, पूरी हफ्ता 15 दिन तक जो है क्लाउड बिल्कुल पैक रहता है सब। अच्छा। पैक रहता है सब उसमें। और पर मोरल है बंदों का? मोरल हाई रहता है सब। यहाँ पर हमारे सब काफी जो वॉलंटियर लोग आते हैं सब, यहाँ से अच्छा फिजिकल जिसका होता है। हाँ। और वॉलंटियर लोग जो है पोस्ट पर जाते हैं सब। तो और वही वॉलंटियर लड़के वहाँ पर। तो रंजीत साहब, मजा आया? बहुत मजा आया सब, है ना, मेरे को पोस्ट पर। और जो मेरे साथ जो 10 जवान थे और वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया हमने सब टर्नओवर काटा सब वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पे? जी सर। और आसपास दुश्मन कहीं फटका नहीं? कोई नहीं फटका सब वहाँ पर। आसपास है पोस्टें हैं। हाँ। मगर सब कोई नहीं, ऐसे कोई नहीं आसपास। जी सर। क्योंकि आप इतनी हाइट पे और इतने टेम्परेचर में हैं। जी सर, जी सर, है ना? जी सर। आपको आने की हिम्मत नहीं करेगा सब, किसी की दम नहीं है कि कोई। बिल्कुल। जी सर। थैंक यू साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कैसे हैं साहब? बस बढ़िया साहब। आपका नाम? सूबेदार मलिक चांदी साहब। अच्छा, और आप कौन सी यूनिट के हैं साहब? मैं आर्टिलरी रेजिमेंट से करता हूँ। अच्छा, आर्टिलरी रेजिमेंट से, तोपखाने से आपका ताल्लुक है? और साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तमिलनाडु मदुरई डिस्ट्रिक्ट का हूँ। आप साहब मदुरई से पहुँच गए सियाचिन? और मदुरई में मौसम अलग है और सियाचिन में मौसम अलग है। तो पोस्ट में कितना टेम्परेचर रहोगे सब? पोस्ट में सर -58 से, मतलब कम से कम -58 था सर। अच्छा, -58 आपने देखा है? हाँ सर, 58 देखा था। तो आपकी गन होगी वहाँ पे? हाँ सर, गन परफेक्ट काम करती है इस टेम्परेचर? परफेक्ट काम करता था, हम हमेशा उसको सर्विसेबिलिटी रखते हैं सर उसको। हाँ, तो गन में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का क्या रहता है सब वहाँ पे? खाने पीने का सर हमारे पास अगर मौसम सही है तो येली से सामान आ जाता था, चॉपर से आ जाएगा सामान। हाँ। और नहीं होने पे जब मौसम खराब रहता है उस समय का हमारे पास पैक्ड आइटम है। हाँ। उसको हम इस्तेमाल करते हैं। पर आपको फ्रेश ज्यादा अच्छा लगता है ना? फ्रेश अच्छा है ना, पैक्ड आइटम तो कौन खाना चाहता है? लेकिन ठीक है, मजबूरी है, फौज में हो जाता है कभी कभी पैक्ड भी खाना पड़ता है। हमने भी बहुत खाया साहब पैक्ड, है ना? तो फ्रेश का बहुत इंतजार रहता है, हरी सब्जी दिख जाए उससे अच्छा कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा साहब आपका, कैसा रहा?
वहाँ पे बहुत अच्छा लगा सर वहाँ पे। अच्छा, आपके अंडर कितने बंदे थे वहाँ पे? मेरे साथ एक देश को मेरे अंडर में 27 बंदे थे। 27 बंदे थे और आप उनके हेड थे। हाँ। तो आपने कैसे उनको मोरल कैसे आप रखा था? मोरल उनका ऐसे सर, मतलब हफ्ते में एक बार मतलब अपना घर से बात कराते थे। हाँ। और आपस में गेम वगैरह खेलते थे। हाँ। और टीवी देखते थे और ऐसे उनका जो आपस में बात वगैरह करते। दोस्तों आप सुन रहे हैं साहब क्या बता रहे हैं? सूबेदार साहब ये बता रहे हैं कि मोरल मोटिवेशन में हफ्ते में एक बार उस फौजी ने घर से बात कर ली, उसी से उसका जोश और जुनून बढ़ गया, जज्बा बढ़ गया। आप और हम रोज़ घर वालों से बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं और यहाँ पे हफ्ते में एक बार फौजी बात करता है और खुश हो जाता है। ये कुछ बलिदान है, कुछ सैक्रिफाइसेस हैं जो इंडियन आर्मी के जवान, ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। साहब आपका नाम? नायक सूबेदार राजू कुमार सिंह। अच्छा, आप भी आर्टिलरी से ताल्लुक रखते हैं? आर्टिलरी से ताल्लुक है। अच्छा, और आप भी पोस्ट पे थे? आपके अंडर कितने लोग थे? मैं था, मेरा साथ 27 ओवर था। अच्छा, 27 अदर रैंक्स के साथ आप थे। कितना टाइम काटा साहब आपने? मैंने लगभग 4 महीना, नीचे आने तक 4 महीना कंप्लीट हो गया। 4 महीना कंप्लीट। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं केरला का। आप भी केरला से बिल्कुल सियाचिन पहुँच गए? पहुँच गया, है ना। केरला में तो अभी बारिश हो रही है? अभी तो खूब बारिश चल रहा है केरला में ना। घर से बात करी हो आपने? अभी तो बात कर रहे हैं डेली। हाँ। क्योंकि इधर तो अभी फैसिलिटी है, फोन से बात हो जाती है। तो अभी आप ये बात कह रहे हैं कि यहाँ से आपकी डेली बात हो रही है, वहाँ पे हफ्ते में एक बार होती थी? हफ्ता में एक बार, कभी बिल्कुल मौसम खराब होता है 7-8 दिन भी हो जाता है। हाँ। कभी 5 दिन हो जाता है। हाँ। कभी कंटिन्यू भी 1-2 दिन कंटिन्यू भी बात कर सकता है। हाँ। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो साहब ये बात बताइए, केरला में हो रही है बारिश और ऊपर गिर रही बर्फ, सॉलिड बर्फ। टेम्परेचर क्या था ऊपर? मैंने 58-60 ना लास्ट। कैसा लगा सर? बढ़िया, अच्छा लगा था, क्योंकि एक बार देखने का भी जगह है। हाँ। पर एक हर सैनिक को ये मौका नहीं मिलता सियाचिन काटने का। मेरा का 22 साल के अंदर ये मौका मिला सियाचिन काटने का। अच्छा, इसलिए बहुत गर्व है मेरे को। बहुत गर्व है। और काफी कहानियां भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं ना? बहुत। कल जब नए लड़के आएंगे आप कुछ तो बताएंगे उनको? पक्का। कि हमारी यूनिट ने ये काम करा था, हम ऊपर गए थे -58 -60 डिग्रीज में सियाचिन में। छोटी बात नहीं है साहब, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। पार्टी? मैं आर्टिलरी का कार्य करता हूँ। अच्छा, आप जब आए नीचे टोटल कितना दिन काट कर आए? उधर में 3.5 महीना कट गया। 3.5 महीना। आप 100 दिन के आसपास, 105 दिन 100 दिन आसपास काट के रहे। तो वहाँ पे दाढ़ी बड़ी होगी? दाढ़ी बड़ी, बाल बड़े? बाल बड़े। और 100 दिन तक नहाए नहीं? 100 दिन तक नहाए नहीं, बिल्कुल नहीं नहाए। जब यहाँ पे पहुंचे वापस और पहली बार 100 दिन के बाद जब ये हरे पत्ते देखे और थोड़ा सा पानी बहता हुआ देखा तो अलग सा लगा होगा, अलग सी फीलिंग आई होगी? खुशी आ जाती है। खुशी आई ना? ये फौज की छोटी छोटी खुशियां, एक पत्ता देख लिया, एक झाड़ी देख ली, आदमी उसी में खुश हो जाता है। हमेशा बर्फ, सिर्फ बर्फ, सफेद के अलावा कुछ नहीं। नीला आसमान, सफेद बर्फ। सियाचिन में बस 2 ही रंग है ना? तो आप बताओ चित्रान, ये आप जब आए यहाँ पे तो 100 दिन तक तो नए नहीं आप? नहीं नया। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो मैं हर समय सियाचिन वाले से पूछना चाह रहा था, कैसा लगा नहा के? हम तो रोज नहाते हैं, आप 100 दिन के बाद नहाए, कैसा लगा? 100 दिन में नहाने के बाद थोड़ा बॉडी थोड़ा हल्का टाइप हो गया और रिफ्रेश हो गया जैसे लगा। अच्छा, तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं आपको कैसे लगे? पूरा जैसे आप सियाचिन में थे तो पूरा किस तरीके से लगा आपको, कैसे लगा आपको? सियाचिन ग्लेशियर में सर्विस कर और हम फौज में था उधर ही, जो पर्पस में क्या हमारा दुश्मन को चैलेंजिंग करना। तो अभी आप बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अब ऑपरेशन मेघदूत का मेडल लगेगा आपके? मेडल पक्का लगेगा, है ना? ऑपरेशन मेघदूत में आपने पार्ट लिया, बड़ी बात है, बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा चित्रान आपसे बात करके। थैंक यू। आपने देखा दोस्तों, फौजी एक फोन कॉल से खुश, कोई छोटे से पेड़ को या झाड़ी को देख के खुश या पानी को देख के खुश। कहते हैं कि सियाचिन के 2 रंग होते हैं, नीला आसमान और सफेद बर्फ। इसके अलावा सियाचिन बिल्कुल बेरंग है। लेकिन सियाचिन नाम का मतलब क्या है? सिया लद्दाखी में गुलाब को कहते हैं और चिन वो जगह जहां पे गुलाब उगता है। सियाचिन यानी कि रोज गार्डन, एक ऐसी जगह जहां पे गुलाब के फूल उगते हैं। देखिए विडंबना, नाम है सियाचिन यानी कि रोज गार्डन और वहां पे एक घास का तिनका तक नहीं उगता।
दोस्तों, इस वक्त मैं सियाचिन बेस कैंप में हूं और आपको शायद पता भी लग रहा होगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। यहां पे होता क्या है आखिर? कौन वो अधिकारी है जो इस पूरी जगह को चलाता है? कौन वो अधिकारी है जो ये सब इंश्योर करता है कि जो सोल्जर्स ऊपर जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं? और एक सवाल जो कई सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था, आज वो सवाल का भी मैं जवाब पूछूंगा, जवाब मांगूंगा कि सियाचिन का कारगिल से क्या रिश्ता है। आज है मेरे साथ स्पेशल गेस्ट कर्नल AK शर्मा, ऑफिसर कमांडिंग सियाचिन बेस कैंप। सर, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू गौरव। सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता दें कि OC बेस कैंप यानी ऑफिसर कमांडिंग बेस कैंप, व्हाट डज ही डू सर? वो करते क्या हैं? गौरव, ऑफिसर कमांडिंग बेस कैंप या बेस कैंप जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि बेस कैंप, तो जो कुछ भी सियाचिन ग्लेशियर में हो रहा है उसकी तैयारी, ट्रूप्स यहाँ आते हैं, उनका एक्लेमेटाइजेशन, उनका इंडक्शन, यहाँ से उन्हें पोस्ट पे भेजना, यदि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है उनका कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, उनका डी इंडक्शन अपना टेन्योर खत्म करने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से जो कुछ भी रसद सामग्री है वो बेस कैंप से ही जाती है ग्लेशियर में, और वो सारी की सारी बाई एयर जाती है, जिसे हम एयर मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये सारी की सारी कार्रवाई बेस कैंप में की जाती है। सर, बेस कैंप में काम क्या होता है? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर। बेस कैंप में असली काम क्या होता है सर? व्हाट इज द जॉब ऑफ द बेस कैंप? ओके, बेस कैंप में जब कोई भी जवान ऑफिसर जैसे यहाँ आता है, सबसे पहले वो यहाँ पर अपना सेकेंड स्टेज का एक्लेमेटाइजेशन करता है, क्योंकि बेस कैंप 12,000 फीट से ज़्यादा हाइट पे है, तो सेकेंड स्टेज एक्लेमेटाइजेशन यहाँ किया जाता है। उसके बाद सियाचिन बैटल स्कूल में 21 दिन की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। वो 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट होता है, रिटन और फिजिकल दोनों। जो भी वो टेस्ट पास करते हैं स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए, वही जवान जेसीओ ऑफिसर ऊपर ग्लेशियर में पोस्ट पे भेजे जाते हैं। अगर वो फेल होता है तो ही कांड। अगर कोई जवान किसी कारण से फेल होता है तो उसको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग रिपीट करनी होती है और उसका टेस्ट दोबारा लिया जाता है। सेकेंड स्टेज एक्लेमेटाइजेशन और SBS ट्रेनिंग होने के बाद उनका मेडिकल किया जाता है। फिर उन्हें थर्ड स्टेज एक्लेमेटाइजेशन कराने के बाद यहाँ से वो जवान ग्लेशियर की तरफ पैदल मार्च शुरू करता है। यहाँ मकसद है कि वो अपना ऊपर पोस्ट में जाने के बाद हर परिस्थिति का सामना ढंग से कर सके, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें चाहते हैं कि जिस प्रकार जवान सकुशल ऊपर जा रहा है, स्वस्थ ऊपर जा रहा है, उसी प्रकार वो सुरक्षित और सकुशल अपने परिवार के लिए वापस आए। तो इसके लिए ट्रेनिंग में हमें सख्ती अपनानी पड़ती है। सियाचिन का कारगिल से एक सीधा सीधा रिश्ता बनता है। ये कहानी है क्या सर? ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और आज की तारीख में आप इस पूरे माहौल को किस तरीके से देखते हैं? सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा इतिहास में ले जाएं और थोड़ा सा समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि ये कब शुरू हुआ था। ये जैसे गौरव आप जानते हो कि 13 अप्रैल सन 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को पहली बार भारतीय सेना ने ऑक्यूपाई किया था, जब 4 कुमाऊं और लद्दाख स्काउट्स की प्लाटून ने बिला फॉन्डला और सियाला पे जाके अपनी तैनाती की थी। पाकिस्तान तब से ही और उससे पहले से भी हमेशा से चाहता रहा है कि सियाचिन उसके कब्जे में रहना चाहिए। क्यों सर? अगर आप देखें कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर कोई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस जो कि लार्जली एक नॉन मिलिट्री ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं सियाचिन में, अब लोग ये सोचते हैं कि सियाचिन के ऊपर भारतीय सेना है क्यों? वहां पे एक घास का तिनका तक नहीं उगता सर। वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम है, वहां पे -70-75 तक टेम्परेचर जाता है, टेरेन से, वेदर से लड़ के हमारे जवान वहां पे शहीद हो रहे हैं। वहां पे है क्यों और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना जरूरी क्यों है सियाचिन ग्लेशियर सर? उस बर्फ के टुकड़े में है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे नॉन मिलिट्री वे में जिसे आप समझ सकें। यदि आप ये सोच के चलें कि हम इस समय उत्तर दिशा को फेस कर रहे हैं, तो चाइना हमारे ईस्ट में आता है और पाकिस्तान हमारे वेस्ट में आता है, पूर्व और पश्चिम पे सर। हाँ जी। तो अगर आप इस प्रकार से देखें तो सियाचिन कुछ इस प्रकार से एक वेज है दोनों के बीच में, जिसके कारण फिजिकल लिंकेज या ज्योग्राफिकल लिंकेज या सरफेस लिंक जो है दोनों का इकट्ठे होने में मुश्किलात पैदा करता है। यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों सियाचिन की वजह से इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे होकर कोई कार्रवाई इस तरफ नहीं कर सकते। बट आई थिंक इसके लिए ये समझना आपके लिए जरूर होगा कि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी कि इनका लिंकेज डिनाई करता है। तो सर, जो कारगिल में कार्रवाई करी, कारगिल का सीधा सीधा लिंकेज जो लोग बताते हैं सियाचिन, और मेरी भी यही समझ है कि कारगिल और सियाचिन जुड़े हुए हैं। जो 1999 में
कारगिल में अटैक करा, तो ऐसा तो नहीं है कि सर बिना हिस्ट्री के एक दिन पाकिस्तान खड़ा हुआ और अटैक कर दिया? उसकी हिस्ट्री क्या है सर? कारगिल, आपने जैसे बताया कि कारगिल का युद्ध है जो जी, वो 1999 में हुआ जरूर है जी, लेकिन वो जो सोच है जी, कि कारगिल की हाइट्स को कब्जा किया जाए, और ये सोच जो है ये 1980 के दशक से चलती आई है। इस सोच का ये जो ब्रेन चाइल्ड जिसे आप कह सकते हैं, ये जनरल मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड रहा है हमेशा से जी, और काफी पहले से ये रहा है जी। उन्होंने ये प्लान पाकिस्तान आर्मी में ये वॉर प्लान के तौर पे, वॉर गेम के तौर पे प्रेजेंट भी किया गया है, लेकिन कभी उन्हें एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं मिली जी। ये प्लान मिलिट्री लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी प्रेजेंट किया गया है 80 के दशक में, 90 के दशक में, लेकिन कभी भी उसको इम्प्लीमेंट करने की परमिशन मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कभी नहीं मिली, क्योंकि उनको पता था कि इसके नतीजे क्या होंगे। शायद सोच ये है कि शायद उन्होंने इसको सही ढंग से एनालाइज किया और पाया हो कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है या इस प्लान के सफल होने के चांसेस नहीं है। ये 2 बार पाकिस्तान की लीडरशिप ने मना कर दिया था कि ये प्लान आप मत करिए, और इसको मना कर दिया था, इसको खारिज कर दिया था प्लान को। फिर 1999 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक पाकिस्तान की आंखें खुली और उन्होंने बोला ठीक है हम कारगिल के ऊपर अटैक करते हैं और हाइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं? उसका कारण क्या था सर? जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी जानकारी है, हमेशा से ये पाया गया है कि जानकारी है कि ये प्लान जनरल मुशर्रफ का ब्रेन चाइल्ड रहा है जी। तो जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने जी, उसके बाद उन्होंने ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने एग्जीक्यूट किया इसे, और ऐसा जानकारी ये है कि उन्होंने इस प्लान की जो इम्प्लीमेंट करने से पहले जी अपनी मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप को भी विश्वास में नहीं लिया था, उनकी परमिशन नहीं थी, उनकी जानकारी नहीं थी। कुछ चुनिंदा ग्रुप था एक छोटा सा जिनको इस पूरे प्लान की जानकारी थी, और उन्हीं के कहने पे या उन्हीं के प्लानिंग के अनुसार ये प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया। तो मेन रीजन इसका यही है कि उस समय जनरल मुशर्रफ, जिनके ये ब्रेन चाइल्ड हमेशा से रहा था, उस समय उन्हें एक अपॉर्चुन मोमेंट मिला जिसको वो खुद कर सकते थे और उन्होंने इसको अंजाम दिया। एंड बीइंग आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी चीफ, फिर किसी से बातचीत करना परमिशन वाले वो सवाल जवाब वहां पे होते नहीं है सर।